गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास बच्चों। आज हमारे द्वारा फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्षेत्र और साम्राज्य का अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत ये जो हमारा टाइम पीरियड है 700 से 1750 तक का, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख राजवंश वगैरह हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इतिहास में, उन ऐसी सामान्य जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पूरी बुक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर के अंतर्गत, ऐसी ही जानकारियों को लिए हुए है। यहाँ पर हम अपने पूर्व तक जो पढ़ चुके थे या फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके थे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का कल आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। आज आपके द्वारा क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है। क्षेत्र किस एरिए के अंतर्गत वो राजवंश थे और साम्राज्य कहाँ तक उनका विस्तार था, मतलब जैसे गुप्त वंश है, चौल वंश है या तुगलक वंश है, खिलजी वंश है, मुग़ल वंश है, इनका विस्तार, इनके क्षेत्र का विस्तार कितने एरिए तक था, ऐसी जानकारियों का आपके द्वारा अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अपने द्वारा क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत चोल जो थे, आपको दक्षिण भारत में एक बड़ा साम्राज्य था, अध्याय 2 में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तुगलक अध्याय 3 में पढ़ने को मिलेगा। मुग़ल नाम सुना हुआ होगा, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफ़र, ये प्रमुख मुग़ल शासक रहे हैं। बहादुर शाह जफ़र का नाम इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये अंतिम मुग़ल शासक थे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र भी आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड क्या है, 1266 से 1287 का, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 को देखिए। क्योंकि हमारे द्वारा ये जो चोल वंश से संबंधित है, ये हमारे को इसके बारे में, गियासुद्दीन बलबन के बारे में सेकंड अध्याय में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। विशाल साम्राज्य का मतलब बहुत बड़ा एरिया उनके पास था शासन करने के लिए। जो पूर्व में, देखो उस एरिया का विस्तार देखो आप यहाँ पर, पूर्व में बंगाल जो गौड़ के नाम से जाना जाता था, से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था, गज्जन, तक फैला हुआ था। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत के अंतर्गत, जिसे हम उस समय क्या बोलते थे, द्रविड़, भी आ जाता था। कितना लंबा चौड़ा विस्तार था उनके साम्राज्य का, इसको हम देख सकते हैं। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे, एक मिनट बच्चों आगे बढ़ते हैं, उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यहाँ पर देखो बच्चों, उससे पहले अपना एक मैप दिया हुआ है। इस मैप के अंदर रोमन संख्या के अंदर आपको राज्यों के नाम या साम्राज्यों के नाम मिले हैं। पहले नंबर पर आपके देखो नीचे की साइड में सिविस्तान लिखा हुआ है, दूसरे में उच्च लिखा हुआ है, तीसरे में मुल्तान, फिर कलानौर, लाहौर, समाना, लास्ट में आपके मावार दिया हुआ है। ये सारा का सारा साम्राज्य विस्तार जिस भी राजा के अंतर्गत है वो आपके साइड में लिखा हुआ है बेटा, उसको मैं आपको बता रही हूँ। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये बच्चों चित्र जो है जिसके अंतर्गत आपके उस टाइम पीरियड के तुगलक वंश के जो शासक थे मोहम्मद तुगलक, उनके समय की सल्तनत विस्तार के बारे में बताया गया है। दिखाई दे रहे होंगे रोमन संख्या में लिखी हुई, और नीचे रोमन संख्या के आधार पे कौन सा स्थान सिबिस्तान है। देखो गुजरात से राजस्थान के इधर जहाँ पर आपका पाकिस्तान आज की तारीख में स्थित है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, सिबिस्तान कहलाता था। सेकंड नंबर पे उच्च कहलाता था। थर्ड नंबर पे मुल्तान, थर्ड नंबर ऊपर की साइड में सतलज नदी जहाँ से बहती हुई दिख रही है, मुल्तान कहलाता था। तो ये सारा का सारा आपके विस्तार जो है
विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत तुगलक वंश का दिखाया गया है बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंतर्गत यहाँ पर आपके इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। अतिशयोक्ति से मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, इस तरह का मानते हैं। साथ ही वे ये भी समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यहाँ पर आपके फिर एक बॉक्स आ गया भाषा और क्षेत्र करके। यहाँ भाषा और क्षेत्र करके आपके जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता रही हूँ। उस टाइम पीरियड के अंदर 1318 ईस्वी में कबीर अमीर खुसरो ने, ये जो नाम दे रखा है किसके द्वारा लिखा गया वृतांत है, अमीर खुसरो के द्वारा, जिन्होंने कब लिखा था 1318 में, इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में जो बोली जाती थी, गुजरी जो गुजरात में बोली जाती थी, मैबारी तमिलनाडु में बोली जाती थी, गौड़ी बंगाल में बोली जाती थी और अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में तथा हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। मतलब उन्होंने ये देख लिया था कि भारत में जितने ज़्यादा प्रांत हैं उतनी ही ज़्यादा यहाँ की भाषा और संस्कृति में चेंजेस पाए जाते हैं। अलग अलग भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। क्षेत्र के आधार पर ये भाषाएं उन्हें दिखाई दी थी, तो उन्होंने अपने वृतांत में इसको लिखा। कब? 1318 में। अमीर खुसरो ने ही आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता जिसे नहीं जानती है। अमीर खुसरो के द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। ये आपका एक्टिविटी वर्क है बेटा, इसको आप रहने दें। अभी तो ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत जितना अपना बुक का है उतना ही मैटर अपन कर लेते हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उन द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। या तो अंडरलाइन कर दीजिए यदि नाम सेम है तो, और सर्किल में बना लो यदि नाम अलग अलग है तो। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए? जब आप इस तरह का एक्टिविटी वर्क करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी भाषाओं के वर्तमान में अलग नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर बेटा अपन फिर से चलते हैं अपने उस पर। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक, दिखाई दे रहा होगा बच्चों, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो गए थे और उनको अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच में काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी से मतलब खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले थे। अभी हम आगे के चैप्टरों में इस तरह के बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड चैप्टर में ही हमें एक चार्ट मिलेगा जिसमें हमें इस तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विभिन्न राजवंशों का कंपैरिजन टाइम के आधार पर या ऐसी चीज़ों के सामान्यतः कितना विस्तार था सीमाओं का, ऐसी जानकारी हमें वहाँ प्राप्त होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे नेक्स्ट पेज के अंतर्गत हमारे दे रखा है 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, क्योंकि अंतिम अंग्रेजी शासनकाल में 1857 के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट अपना आधिपत्य कर लिया था और कंपनी का शासन क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था।
फिर से उभरने लगे थे। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। अध्याय 10। लेकिन वर्षों में जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और इन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो क्षेत्र विशेष में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ तो एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक जैसी ही समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। ये बेटा लाइन नोट कर लेना। कुछ परंपराएं एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ एक समान थी। ये सामान्य रूप से परंपराएं जिन मेन टॉपिकों के अंतर्गत आपके मिलती हैं उन्हें हम प्रशासन से संबंधित परंपराएं, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से संबंधित परंपराएं, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती थी। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। यहाँ पर बेटा आपके कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ये अपने को नहीं करनी है इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन मार्क करके आपको दिखाई दे रहा होगा। कल हमारे द्वारा पुराने और नए धर्म के आपस में बात की जाएगी। नए धर्म के अंतर्गत कौन कौन से इस टाइम पीरियड में नए धर्मों का उद्भव होने लगा था, ऐसी इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में कुछ नहीं पढ़ रहे हम फर्स्ट चैप्टर में, डिटेल हमें आगे के चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ केवल सामान्य ज्ञान ही या परिचित कराया जा रहा है। इस बुक के अंतर्गत आपको किस किस तरह के टॉपिक या कौन कौन से राजवंशों के बारे में किस अध्ययन करना है और किन किन टॉपिकों के अंतर्गत उनका डिटेल में अध्ययन करना है। थैंक यू बेटा आज के लिए।